तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत की जो स्थायी प्रतिनिधि है वो सेवानिवृत्त हो गई है, रिटायर्ड हो गई है, उनका नाम पूछ रहे हैं। तो आंसर होगा रुचिरा कंबोज। तो आप सभी जानते हैं संयुक्त राष्ट्र में जो ये परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं, स्थायी प्रतिनिधि हैं, वो रुचिरा कंबोज है, पर अब ये रिटायर्ड हो चुकी हैं। और आपको बता दूं, इस पद पर आने वाली वो पहली महिला थी। 2022 में उन्होंने ये पद संभाला था। अब बाकी अगर ऑप्शन पे चलते हैं तो राकेश रंजन आपको बताया भी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष बने थे, एसएससी के अध्यक्ष बने। दिलीप संघानी इफ्को के अध्यक्ष बने थे और अमिताभ चौधरी एक्सिस बैंक के एमडीसीओ बने थे। अच्छा, रिटायरमेंट से याद आता है, कुछ खिलाड़ी हैं, भारतीय खिलाड़ी हैं। एक तो अभी बैडमिंटन के प्लेयर हैं बी साई प्रणीत, अभी इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया इसी साल। अच्छा, एक जापान के भी बड़े फेमस बैडमिंटन प्लेयर है, उन्होंने भी रिटायरमेंट ले लिया अभी, केंटो मोमोटा उनका नाम है। और हमारे एक स्क्वैश प्लेयर हैं सौरभ घोषाल, इन्होंने भी अभी इसी साल रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन की बात करें तो स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 में। हेडक्वार्टर मिलेगा न्यूयॉर्क में और सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुतेरेस, जो पुर्तगाल से हैं। और अगर बात करें संयुक्त राष्ट्र में टोटल सदस्य देशों की संख्या कितनी है, 193 है। 193 नंबर का है साउथ सुडान, तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में भी किसे चुना गया? तो आंसर होगा क्लाउडिया शेनबाम को। तो मैक्सिको के इतिहास में पहली बार महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं। वैसे ये 1 अक्टूबर 2024 को राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगी, लेकिन इनका नाम इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये मैक्सिको में पहली महिला राष्ट्रपति बनेंगी। ये एक यहूदी हैं जिन्हें ऐसे देश में राष्ट्रपति चुना गया है जहां मुख्य रूप से कैथोलिक ईसाई रहते हैं। तो आप इस प्रकार भी कह सकते हो कि वे मैक्सिको की राष्ट्रपति बनने वाली पहली यहूदी भी होंगी। देखो, मैक्सिको की बात करते हैं, नॉर्थ अमेरिकी देश है ये रहा मैप में मैक्सिको। कैपिटल मैक्सिको सिटी होती है, करेंसी है मैक्सिकन पीसो। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में आइसलैंड की नई राष्ट्रपति कौन बनी है? तो आंसर होगा हल्ला टॉमस डॉटिर। हल्ला टॉमस डॉटिर। तो आइसलैंड की ये प्रेसिडेंट बन गई है, हल्ला टॉमस डॉटिर इनका नाम है। और आप कह सकते हो आइसलैंड की प्रेसिडेंट बनने वाली ये दूसरी महिला है। आइसलैंड, ये रहा मैप में आइसलैंड। कैपिटल क्या होती है? रेकियाविक और करेंसी है आइसलैंडिक क्रोना। अभी हमने देखा था आइसलैंड के कुछ समय पहले ही प्रधानमंत्री भी बने थे और उनका नाम क्या है? बनर्जी बेनेडिक्सन। अच्छा, ये प्रेसिडेंट का नाम याद रखना बड़ा आसान हो जाएगा। अभी देखो, जब इनके बारे में हम पढ़ रहे हैं तो कैसा मौसम है? बड़ा गर्म मौसम है। जब हम नहाने जाते हैं और ऊपर टंकी का पानी अगर गर्म गर्म आता है तो हम पूरे घर में हल्ला मचा देते हैं कि गर्म पानी आ रहा है, गर्म पानी आ रहा है, जाओ फ्रिज से बर्फ ला करके दो, आइस ला करके दो। फिर ठंडा पानी करोगे, फिर नहाओगे। पीने के लिए अगर ठंडा पानी नहीं मिलेगा तो फिर हल्ला मचा दोगे, गर्म पानी हो रहा है, गर्म पानी हो रहा है। तो फिर आइस निकाल करके लाओ, पानी को ठंडा करो। तो अगर आपको आइस नहीं मिलती है तो आप घर में हल्ला मचा देते हो। तो उस तरह से थोड़ा सा आप ट्रिक बना करके इसे ध्यान में रख सकते हो। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि कर्मचारी चयन आयोग के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो आंसर होगा राकेश रंजन। तो मणिपुर कैडर के 1992 बैच के आईएएस अधिकारी है ये राकेश रंजन, जो कि अभी एसएससी के नए अध्यक्ष बने हैं। तो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, ध्यान में रखना। बाकी ऑप्शन पे चलेंगे तो संजय नायर अभी एसोचेम के हेड बने थे। दिनेश कुमार त्रिपाठी नौसेना के नए प्रमुख बने, आर हरि कुमार के जगह आए थे ये। और श्रीनिवास पल्लिया ये विप्रो के नए सीईओ बने थे। तो ये नाम भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में मुथुट पप्पाचन ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा शाहरुख खान। तो मुथुट पप्पाचन ग्रुप, जिसे मुथुट ब्लू के नाम से भी जानते हैं, और अभी इसी ने शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। देखो, इस ग्रुप के अंदर कई सारी कंपनियां हैं और ये लगभग सारी वित्तीय क्षेत्र यानी कि फाइनेंस से जुड़ी हुई कंपनियां हैं। काफी के तो आपने नाम भी सुने होंगे, जैसे कि मुथुट हाउसिंग फाइनेंस, मुथुट फिनकॉर्प लिमिटेड वगैरह वगैरह। तो ये सब कंपनियां इसी ग्रुप के अंदर आती है। तो याद रखना भी मुथुट ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं? शाहरुख खान बन गए हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में भारत सरकार ने तंबाकू नियंत्रण के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो आंसर होगा पीवी सिंधु को। तो अभी भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया और तंबाकू नियंत्रण के लिए जो हमारी शटलर हैं, बैडमिंटन प्लेयर हैं पीवी सिंधु, उनको ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया है। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में
इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च के निदेशक कौन बने हैं? तो आंसर होगा सीजी करहाडकर। तो सीजी करहाडकर यानी कि चंद्रशेखर गौरीनाथ कढ़ारकर। अभी इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च जिसका मुख्यालय आपको मिलेगा कलपक्कम तमिलनाडु में, जिसकी स्थापना होती है 1971 में, उसके अभी डायरेक्टर बन गए हैं ये सीजी करहाडकर। इन्होंने किनको रिप्लेस किया? बी वेंकटरमन को। बाकी ऑप्शन में देखो तो एमवी राव भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष बने, किशोर मकवाना राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बने और एएस राजीव केंद्रीय सतर्कता आयोग के सतर्कता आयुक्त बने थे। अब आपके लिए एक होमवर्क प्रश्न होगा कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है, चीफ विजिलेंस कमिश्नर कौन है हमारे वर्तमान में? अभी शायद पिछले साल ही नए बने थे और कई बार मैं आपको रिवाइज करा चुका हूं, तो बताइए देखिए किस किस को पता है। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी शुरू की है? तो आंसर होगा साउथ कोरिया। तो अभी साउथ कोरिया ने ऑफिशियली अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी को शुरू किया है जिसका नाम है कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और साउथ कोरिया की 2045 तक मंगल ग्रह यानी कि मार्स पर उतरने की योजना है। और साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट हैं युंग सुक येओल, उन्होंने कहा कि तब तक हम अंतरिक्ष अन्वेषण यानी कि स्पेस एक्सप्लोरेशन पर 100 ट्रिलियन वॉन, साउथ कोरियन वॉन वहां की करेंसी है, डॉलर में बोलोगे तो 72.6 बिलियन डॉलर खर्च करेंगे। आपको मैं याद दिला दूं, अभी 2023 में साउथ कोरिया ने अपना एक नूरी नाम से रॉकेट लॉन्च किया था। अब आपके लिए एक होमवर्क प्रश्न है, नूरी तो किसका हो गया? साउथ कोरिया का हो गया। इसी तरह से एक नूर हमने पढ़ा था, नूर किसका है ये आपको बताना है, किस देश का है नूर। बाकी हम कह सकते हैं कि अपना खुद का लॉन्च व्हीकल और सैटेलाइट डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी रखने वाला साउथ कोरिया ये दुनिया का 7वां देश है। आपको याद है अभी चंद्रमा पर यानी कि मून पर उतरने वाला 5वां देश कौन सा बना था? याद होगा, जापान बना था। उससे पहले एक चौथा बना था भारत। लेकिन भारत के लिए आप ऐसे भी बोल सकते हो कि चांद के साउथ पोल पर उतरने वाला, लैंड करने वाला भारत पहला देश है। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि देश का कौन सा हाईकोर्ट मासिक धर्म अवकाश नीति शुरू करने वाला पहला हाईकोर्ट बन गया है? तो आंसर होगा सिक्किम। तो सिक्किम हाईकोर्ट ने अपनी महिला कर्मचारियों के लिए मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी को शुरू किया है जिसमें हर महिला कर्मचारी को हर महीने 2 से 3 दिनों की मेंस्ट्रुअल लीव मिलेगी, यानी कि मासिक धर्म अवकाश मिलेगा। और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है या ये न्यूज इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ऐसा करने वाला ये देश का पहला हाईकोर्ट उच्च न्यायालय बन गया है। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि सिक्किम हाईकोर्ट ये हमारे देश का सबसे छोटा हाईकोर्ट है। यहाँ पे केवल मात्र आपको 3 न्यायाधीश और एक महिला अधिकारी सहित 9 अधिकारियों का रजिस्ट्री स्टाफ मिलेगा। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा किस देश में प्रवासी अभिलेखों का पहला विदेशी डिजिटलीकरण किया गया? तो आंसर होगा ओमान। तो अभी ओमान में प्रवासी भारतीयों के ऐतिहासिक दस्तावेजों को संग्रहित करने के लिए अभी भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने उनको डिजिटलाइज कर दिया है। और ये जो नेशनल आर्चीव्स ऑफ इंडिया है यानी कि प्रवासी भारतीय अभिलेखागार है, इसने पहली बार विदेश में अपने प्रवासी दस्तावेजों का डिजिटलीकरण किया है। और इन दस्तावेजों में जिनको डिजिटलाइज किया गया उनमें डायरिया शामिल है, बही खाते, चिट्ठियां, पासपोर्ट, तस्वीरें, ये सब इसमें शामिल है। अच्छा, ओमान की कैपिटल क्या होती है? ओमान की कैपिटल मस्कट होती है। करेंसी ओमानी रियाल होती है। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह जिसका नाम है लिग्नोसैट, इसको किसने बनाया है? तो आंसर होगा जापान ने। और आपको जरूर याद होगा ये प्रश्न हम पहले भी पढ़ चुके हैं जब इसकी घोषणा हुई थी, पर अभी इसे बना करके तैयार कर दिया गया तो ये एक बार फिर से न्यूज में है, इसलिए एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूं। ये दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह है, सैटेलाइट है, जिसका नाम दिया है लिग्नोसैट। किसने बनाया है? जापान ने बनाया है और इसे जल्दी स्पेस एक्स के रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। अब एक प्रश्न ये बन जाता है कि इसे किस लकड़ी से तैयार किया गया? तो इस सैटेलाइट को मैग्नोलिया नाम के पेड़ों की लकड़ी से तैयार किया गया है क्योंकि इन पेड़ों की लकड़ी सबसे मजबूत होती है। अब ये लकड़ी का सैटेलाइट क्यों बनाया गया? देखो अभी तक क्या है, हमारे जितने भी सैटेलाइट होते हैं आपको पता है मेटल से तैयार होते हैं। तो जब इन सैटेलाइट का समय काल पूरा हो जाता है तो फिर ये वापस पृथ्वी में गिरने लगते हैं और जैसे ही पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं ये जल जाते हैं, इनमें आग लग जाती है और इनके जलने से छोटे छोटे एल्यूमिनियम के कण बन जाते हैं और ये कण, ये पार्टिकल कई सालों तक वायुमंडल में मौजूद रहते हैं और इसका हमारी पृथ्वी के पर्यावरण पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इससे हमारी ओजोन लेयर भी कमजोर होती है। तो ये इनके कुछ ड्रॉबैक्स हैं, कुछ कमियां हैं। पर अगर हम लकड़ी के
सैटेलाइट यूज करेंगे तो उनके केस में ऐसा नहीं होगा। वो जैसे ही पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करेंगे, जब वो गिरेंगे नीचे तो पूरे जलकर राख हो जाएंगे, क्योंकि वो लकड़ी के बने हुए हैं। और अभी जो जापान ने लकड़ी का उपग्रह बना करके तैयार किया है, जैसा कि मैं आपको फोटो में भी दिखा रहा हूं, आप देख सकते हो उसकी हर हिस्से की चौड़ाई ये क्यूबिकल फॉर्म में है। तो इसके हर हिस्से की चौड़ाई अगर आप देखोगे तो 10 सेंटीमीटर रखी है, 4 इंच रखी है। इसे जापान और नासा मिलकर के लॉन्च कर। फिर आपसे पूछ रहे हैं भी रशिया ने किस देश में मध्य एशिया के पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र के निर्माण की योजना शुरू की है? तो आंसर होगा उज्बेकिस्तान। तो अभी रशिया और उज्बेकिस्तान में सेंट्रल एशिया के पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र यानी कि न्यूक्लियर पावर प्लांट के निर्माण की योजना के साथ अपने परमाणु ऊर्जा सहयोग को फिर से शुरू किया है। तो अब उज्बेकिस्तान में छोटे पैमाने पर परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का निर्माण शुरू किया जाएगा। तो इस परियोजना में शुरुआत में 6 छोटे रिएक्टर बनाए जाएंगे, जिनमें प्रत्येक में 55 मेगावाट की क्षमता होगी, यानी कि टोटल 330 मेगावाट की कैपेसिटी। अब बात उज्बेकिस्तान की है, तो मैं आपको ले चलता हूं उज्बेकिस्तान। ये रहा उज्बेकिस्तान। आपको पता है इसकी कैपिटल क्या होती है? ताशकंद होती है। करेंसी उज्बेकिस्तानी सोम। प्रेसिडेंट है शौकत मिर्जियोयेव। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में उत्तर पूर्व का दूसरा IIM ये कहां पे खोला जाएगा? तो आंसर होगा असम में। तो असम के कामरूप जिले में IIM स्थापित किया जाएगा और इसका मार्गदर्शन कौन करेगा? IIM अहमदाबाद, यानी कि मेंटरशिप करेगा IIM अहमदाबाद। और ये पूरे नॉर्थ ईस्ट में दूसरा IIM होगा। अब आप पूछोगे पहला वाला कहां पर है? तो शिलोंग में है, IIM शिलोंग। अभी वैसे इंडिया में अभी तक 21 IIMs मिलेंगे आपको, और ये IIM कामरूप 22वां होगा। IIM मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। ये भारत में टॉप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं। तो याद रखना, उत्तर पूर्व का दूसरा IIM कहां पे खोला जाएगा? असम में, असम के कामरूप जिले में। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि महिला एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाली सोफी एक्लेस्टोन का संबंध किस देश से है? तो आंसर होगा इंग्लैंड। तो याद रखना, इंग्लैंड की सोफी एक्लेस्टोन ये वुमेन्स वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं। उन्होंने अभी ये उपलब्धि पाकिस्तान के खिलाफ खेलते हुए हासिल की है। तो इनका नाम पूछा जा सकता है, ज्यादा यही पूछेंगे कि या तो यूं पूछ लेंगे महिला एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाली क्रिकेटर का नाम क्या है? तो आंसर करना है सोफी एक्लेस्टोन। या इनसे इनका देश पूछ लेंगे कि ये कहां से है, तो ये इंग्लैंड से है। या ये नाम देके पूछ लेंगे इनका संबंध किस खेल से है, तो क्रिकेट से है। बस 2-3 तरह के प्रश्न बन जाएंगे। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में जर्मनी में बॉन इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किस भारतीय ने जीता? तो आंसर होगा तन्वी शर्मा ने। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बॉन इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024 की, जिसका आयोजन कहाँ पे हुआ? जर्मनी में। और इसमें वुमेन सिंगल का टाइटल किसने जीता? तन्वी शर्मा ने जीता। और आप कह सकते हो ये 15 साल की हैं, तो 15 वर्षीय तन्वी शर्मा का ये पहला सीनियर खिताब है। इसमें मेन सिंगल का टाइटल चेंग काई ने जीता है, वो चाइना के हैं, लेकिन वुमेन सिंगल वाला हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो एक भारतीय ने जीता है। PV सिंधु भी बैडमिंटन प्लेयर हैं। अभी इनसे संबंधित 2 प्रश्न आपको बताऊं। अभी एक तो तंबाकू नियंत्रण टोबैको कंट्रोल के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया था इनको। उसके अलावा अभी जो BWF मलेशिया मास्टर्स 2024 का आयोजन हुआ था, उसमें वुमेन सिंगल का टाइटल तो इन्होंने नहीं जीता था, लेकिन उसमें ये रनर अप रही थी, उपविजेता रही थी। जीता तो चाइना की प्लेयर ने था, उनका नाम है वांग झियी, लेकिन उसमें उपविजेता PV सिंधु रही थी। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किस फुटबॉल क्लब ने 2023-24 UEFA चैंपियंस लीग ट्रॉफी को जीत लिया है? तो आंसर होगा रियल मैड्रिड। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 2023-24 UEFA चैंपियंस लीग की, जिसको जीत लिया रियल मैड्रिड ने। आप जानते हो स्पेनिश फुटबॉल क्लब है ये, और इसने 15वीं बार ये खिताब जीता है, या ये चैंपियंस लीग जीती है। और इसने किसे हराया? बोरुसिया डॉर्टमुंड फुटबॉल क्लब को, जो कि जर्मनी का है। एक पॉइंट मैं आपको बता दूं, रियल मैड्रिड को है ना लॉस ब्लैंकोस के नाम से भी जाना जाता है। तो सिंपल से एक लाइन में याद रखेंगे कि 2023-24 UEFA चैंपियंस लीग ट्रॉफी को किसने जीता है? रियल मैड्रिड ने जीत लिया है। स्पेन का ये फुटबॉल क्लब है, और इसने किसको हराया? जर्मनी के फुटबॉल क्लब को, जिसका नाम है बोरुसिया डॉर्टमुंड को। UEFA मतलब क्या होता है? यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन, जिसकी स्थापना होती है 1954 में। आप कह सकते हो यूरोप में फुटबॉल की शासी निकाय के रूप में ये काम करती है। और इसमें सदस्य देशों की बात करें
तो यूरोप के 55 देशों के राष्ट्रीय फुटबॉल संघ इसके सदस्य हैं। और एक पॉइंट ध्यान रखने वाली बात है कि इजराइल जो कि एक एशियाई देश है, पर वो भी 1994 से इसका सदस्य है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क स्विट्जरलैंड में है और हेड है अलेक्जेंडर सेफरी। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी जून 2024 में किस भारतीय क्रिकेटर ने सभी प्रकार के क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो आंसर होगा दिनेश कार्तिक। तो अभी वरिष्ठ विकेट कीपर और बैटर दिनेश कार्तिक ने अभी क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। अभी लेटेस्ट आपने देखा होगा आईपीएल में वो आरसीबी से जुड़े हुए थे, लेकिन फाइनली उन्होंने संन्यास ले लिया। उन्होंने इंटरनेशनल मैचेस में 180 मैच खेले हैं, उसमें 3463 रन बनाए हैं। तो दिनेश कार्तिक का नाम याद में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं जून 2024 में हुए ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024 में भारत ने टोटल कितने मेडल जीते? तो आंसर होगा 7 मेडल। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024 की। भारत ने टोटल 7 मेडल जीते हैं यहाँ पे, जिसमें 3 गोल्ड है, 3 सिल्वर है और 1 ब्रोंज है। अब ये 3 गोल्ड किसने जीते? तो डीपी मन्नू ने भाला फेंक में जेवलिन थ्रो में गोल्ड जीता, नैना जेम्स ने लंबी कूद में लॉन्ग जंप में गोल्ड जीता है और अंकेश चौधरी ने पुरुषों की 800 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल जीता है। फिर पूछ रहे हैं अभी हाल ही में जारी टाइम मैगजीन की टॉप 100 कंपनियों की सूची में कितनी भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया? तो आंसर होगा 3 को। तो याद रखना अभी अमेरिका की जो फेमस टाइम मैगजीन है, इसने दुनिया के सबसे प्रभावशाली कंपनियों की सूची जारी की है और इसमें 3 भारतीय कंपनियों को भी शामिल किया है। कौन कौन सी? रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा ग्रुप और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को। देखो इस लिस्ट को 5 कैटेगरी में इन्होंने बांटा है। वो 5 कैटेगरी कौन कौन सी है? लीडर्स कैटेगरी, डिसरप्टर्स, इनोवेटर्स, टाइटन्स और पायनियर्स कैटेगरी। और हर कैटेगरी में 20-20 कंपनियों को रखा है। तो रिलायंस और टाटा को टाइटन्स कैटेगरी में शामिल किया, जबकि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे को पायनियर्स कैटेगरी में। और इस बार टाइम मैगजीन ने रिलायंस को इंडियाज जैगरनॉट की उपाधि भी दी है। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किसने हुरुन इंडिया आर्ट लिस्ट 2024 में पहला स्थान प्राप्त किया? तो आंसर होगा अनीश कपूर। तो ब्रिटिश भारतीय मूर्तिकार है अनीश कपूर, जो लगातार 6ठे साल हुरुन इंडिया आर्ट लिस्ट में पहले स्थान पर रहे हैं। और 2024 में ये इस लिस्ट का भी 6ठा ही संस्करण है, यानी कि हर बार इन्होंने ही पहला स्थान प्राप्त किया है इस लिस्ट में। तो सार्वजनिक नीलामी में उनकी पेंटिंग की 79.9 करोड़ रुपीस मजबूत बिक्री के कारण उन्हें इस लिस्ट में पहला स्थान मिला है। मतलब इनकी जो पेंटिंग है वो सबसे महंगी बिकी है। तो कौन सी लिस्ट है? याद रखना हुरुन इंडिया आर्ट लिस्ट 2024 की हम बात कर रहे हैं। पहले स्थान पे कौन है? अनीश कपूर। ये याद रख लेना बस। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 1 जून को। तो हर साल 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे के रूप में मनाया जाता है। और थीम क्या है इस बार की? सेलिब्रेटिंग द वाइटल रोल डेयरी प्लेज इन डिलीवरिंग क्वालिटी न्यूट्रिशन टू नरिश द वर्ल्ड। पहली बार इस दिन को 2001 में मनाया गया था। मनाता कौन है? फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। आपको पता है इसकी स्थापना होती है 16 अक्टूबर 1945 को, और इसी कारण से 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे भी मनाते हैं। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा रोम, इटली में। देखो ये तो हो गया वर्ल्ड मिल्क डे। भारत में जो मिल्क डे मनाते हैं यानी कि नेशनल मिल्क डे, वो कब मनाते हैं? 26 नवंबर को। और 26 नवंबर को ही क्यों? डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी का जन्मदिन होता है। उन्हें फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। तो वर्ल्ड मिल्क डे भी याद रखना 1 जून को, और बाकी तो आपको याद होगा ही सही, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को होता है। देखो फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 3 जून को। तो हर साल 3 जून को वर्ल्ड साइकिल डे के रूप में मनाया जाता है। और इसकी इस बार थीम है साइकिलिंग के माध्यम से स्वास्थ्य, समानता और स्थिरता को बढ़ावा देना, प्रोमोटिंग हेल्थ इक्विटी सस्टेनेबिलिटी थ्रू साइकिलिंग। तो उद्देश्य समझ में आता है क्यों मनाते हैं। साइकिल चलाने से होने वाले स्वास्थ्य लाभों के बारे में जानकारी देने के लिए इसको मनाते हैं। वैसे 1 जून को आपको पता है वर्ल्ड मिल्क डे हमने मनाया था। 2 जून को भी याद रखना तेलंगाना का स्थापना दिवस होता है। आप सबको पता है तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर के नया राज्य बना था। कब? 2 जून 2014 को। और उसकी कैपिटल क्या है? हैदराबाद है। और अब याद रखना आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है वो हैदराबाद नहीं है। पहले इनके बीच में समझौता हुआ था कि भैया 10 सालों तक हैदराबाद आपकी कैपिटल रख सकते हो, लेकिन अब 10 साल पूरे हो चुके हैं 2014 से लेकर 2024 तक।
और इसके अलावा 2 जून को इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे के रूप में भी मनाते हैं, जिसकी थीम है एक्सेस टू जस्टिस। ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं हम। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किस भारतीय संस्थान को WHO के नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा निमहांस। तो याद रखना सिंपल सा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने स्वास्थ्य संवर्धन यानी कि हेल्थ प्रमोशन के लिए ये नेल्सन मंडेला पुरस्कार शुरू किया था 2019 में, और अभी 2024 में दिया गया है भारत के निमहंस नामक संस्थान को। और इसी के साथ बोत्सवाना के एक प्रोफेसर हैं बोंटले मबोंगवे को, इन दोनों को संयुक्त रूप से ये पुरस्कार दिया गया। लेकिन भारत की रेस्पेक्ट में हमारे लिए निमहंस का नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो निमहंस की बात करते हैं, इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस। इसकी स्थापना हुई थी 1974 में। कहां पर? बंगलुरु में मिलेगा आपको, बंगलुरु कर्नाटक में। और इसके डायरेक्टर कौन है? डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति। अच्छा, अगर पूछे ये पुरस्कार अभी कहाँ पे दिया गया, तो हमने पढ़ा था ना अभी जेनेवा स्विट्जरलैंड में 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का आयोजन किया गया, वहीं पे ये सम्मान इनको दिया गया। देखो, WHO की बात करें तो स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948 में, इसीलिए तो 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाते हैं हम। हेडक्वार्टर हो गया जेनेवा स्विट्जरलैंड, और डायरेक्टर जनरल हो गए तेद्रोस अधानोम। फिर आपसे पूछ रहे, अभी हाल ही में 2024 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी का पुरस्कार किस भारतीय अमेरिकी ने जीता? तो आंसर होगा बृहत सोमा ने। तो 12 साल की हैं ये बृहत सोमा, जिन्होंने अभी अमेरिका में स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी 2024 चैंपियनशिप को जीत लिया है। उन्होंने 29 शब्दों का सही स्पेलिंग करके ये पुरस्कार जीता। मतलब इसमें कठिन शब्द आपको दिए जाते हैं, उनका स्पेल आपको करना होता है, इसकी सही स्पेलिंग आपको बतानी होती है। ये हर साल होता है, तो इस बार याद रखना, ये भारतीय अमेरिकी हैं छात्रा, बृहत सोमा इनका नाम है, इन्होंने इसको जीत लिया है। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी मई 2024 में रेड फ्लैग अभ्यास का आयोजन कहां पे किया गया? तो आंसर होगा अमेरिका में। एक्सरसाइज का नाम है रेड फ्लैग 2024। ये एक बहुसैन्य अभ्यास है, यानी कि बहुत सारे देश इसमें हिस्सा लेते हैं। अमेरिका इसका आयोजन करता है, और अभी कहां पे हुआ ये? अमेरिका के अलास्का में। अमेरिका के अलास्का के इल्सन एयरफोर्स बेस में इसका आयोजन हुआ 30 जून के 14 जून 2024 तक। भारत ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। भारत की तरफ से 8 राफेल लड़ाकू विमानों ने हिस्सा लिया। उसके अलावा 2 IL-78 हवा से हवा में ईंधन भरने वाले विमान थे, और 3 C-17 ग्लोब मास्टर परिवहन विमानों ने हिस्सा लिया इसमें। तो एक्सरसाइज का नाम क्या है? रेड फ्लैग एक्सरसाइज है, ये आपको ध्यान। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में अदानी पोर्ट ने किस देश के दार अस सलाम बंदरगाह के लिए 30 साल का समझौता किया? तो आंसर होगा तंजानिया। अब देखो, यहां से तो एक सीधा सा स्टैटिक प्रश्न आपका तैयार हो गया कि भैया ये जो दार अस सलाम बंदरगाह है ये कहां पर है? तो ये तंजानिया देश में है। तंजानिया एक अफ्रीकी देश है। तो अब अदानी पोर्ट्स ने इस बंदरगाह के लिए, इस पोर्ट के लिए 30 सालों का एग्रीमेंट कर लिया है। मतलब अगले 30 सालों तक तंजानिया के इस दार अस सलाम पोर्ट के टर्मिनल 2 का जो मैनेजमेंट है वो अडानी के हाथ में आ गया है। अच्छा, अडानी ग्रुप के पास कई सारे पोर्ट हैं, भारत में भी आपको कई सारे मिलेंगे। एक बार मैं आपको सारे बताता हूं। जैसे गुजरात में सबसे ज्यादा मिलेंगे आपको मुंद्रा पोर्ट हो गया, टूना पोर्ट इसके पास है, दाहेज पोर्ट, हजीरा पोर्ट ये इसके अंडर में आता है। गोवा का मोरमुगांव पोर्ट इसके पास है, महाराष्ट्र का दीघी पोर्ट, अभी केरल का विजिंगम पोर्ट भी इसके पास आ गया, पश्चिम बंगाल का हल्दिया पोर्ट इसके पास है, उड़ीसा का धामरा पोर्ट हो गया, उड़ीसा का ही गोपालपुर जो पोर्ट है वो भी इनके पास आ गया, आंध्र प्रदेश का गंगावरम और कृष्णापट्टनम पोर्ट भी इनके पास है, तमिलनाडु का कट्टुपल्ली और एनोर पोर्ट इनके पास है, पुडुचेरी का कराईकल पोर्ट, ये सब अडानी के पास है। इसके अलावा विदेशों में भी हैं, एक तो ये तंजानिया का हमने देख लिया, इसके अलावा इजराइल का जो हारफा पोर्ट है वो भी अडानी के पास आ गया, और ये कोलंबो श्रीलंका में एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट भी डेवलप कर रहा है। तो इतने सारे पोर्ट अडानी के पास हैं। अब रिसेंट वाला कौन सा आया? तंजानिया का जो ये दार अस सलाम बंदरगाह है वो। अच्छा, फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय स्टील सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां पे हुआ? तो आंसर होगा रांची में। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अंतरराष्ट्रीय स्टील सम्मेलन 2024 की, जिसका आयोजन अभी रांची झारखंड में हुआ। आयोजन किसने किया? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और इस्पात मंत्रालय ने, स्टील मिनिस्ट्री ने मिलकर के आयोजन किया 30 और 31 मई 2024 को। वैसे आप जानते हो स्टील के उत्पादन में दुनिया में
सबसे नंबर 1 कंट्री चाइना है और दूसरे स्थान पे भारत आता है। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में डीआरडीओ उद्योग अकादमी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहां पे हुआ? तो आंसर होगा आईआईटी कानपुर में। तो अभी डीआरडीओ उद्योग अकादमी एक्सेलेंस सेंटर ये अभी आईआईटी कानपुर में शुरू हुआ है। तो इसके माध्यम से शैक्षणिक वातावरण में प्रौद्योगिकी विकास को सुविधाजनक बनाया जा सकेगा। मतलब यहाँ पर बच्चे पढ़ाई के साथ साथ डिफेंस टेक में R&D कर सकेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी। और आईआईटी कानपुर से मैं आपको याद दिलाऊं तो इसने वायु गुणवत्ता एयर क्वालिटी की निगरानी के लिए एटमेन नाम से एक एक्सीलेंस सेंटर भी शुरू किया था। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि केंद्र सरकार स्वास्थ्य बीमा दावों को सरल बनाने के लिए कौन सा राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च करेगी? तो आंसर होगा NHCX। तो केंद्र सरकार एक ऐसा पोर्टल लॉन्च करेगी जो देश भर के अस्पतालों में स्वास्थ्य बीमा दावों का निपटान करेगा। पोर्टल का नाम है NHCX। तो इसे सभी लोगों के लिए क्लेम सेटलमेंट प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें जो क्लेम अगर कोई करता है तो उसकी जो प्रोसेसिंग होगी उसमें तेजी आएगी, जिससे पॉलिसी धारक को परेशानी मुक्त उसका क्लेम मिल सकेगा और जल्दी मिल सकेगा। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि TCS ये किस आईआईटी के साथ मिलकर भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर लॉन्च करेगा? तो आंसर होगा आईआईटी बॉम्बे। तो याद रखना ये भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर है जिसे बना रहा है TCS। किसके साथ मिलकर के? आईआईटी बॉम्बे के साथ मिलकर के। अब इससे क्या होगा? तो इससे हम सेमीकंडक्टर चिप की टेस्टिंग कर सकेंगे। इससे ये पता चल सकेगा कि ये सेमीकंडक्टर जो हमने बनाई है वो खराब है या सही है, और अगर ये खराब है तो इसका कारण क्या है, इसमें कमी क्या है। तो इससे क्या फायदा होगा? इससे सेमीकंडक्टर चिप्स की क्वालिटी में इंप्रूवमेंट आएगा, उसमें सुधार आएगा। TCS की बात करें, स्थापना होती है 1968 में, मुंबई में मुख्यालय मिलेगा, चेयरपर्सन है नटराजन चंद्रशेखरन। तो ये पॉइंट्स आप ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में कौन सा राज्य अपने स्कूली पाठ्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल करेगा? तो आंसर होगा केरल। तो केरल अपनी स्कूल की टेक्स्ट बुक्स में यानी कि स्कूली पाठ्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लर्निंग को भी शामिल करेगा, जिससे छात्रों को स्कूल लेवल में ही AI के क्षेत्र में गहराई से जानने को मिलेगा और यहाँ पर छात्रों को एक AI प्रोग्राम बनाने का अवसर भी मिलेगा। और ऐसा करने वाला केरल भारत का पहला राज्य होगा। आप जानते हो भारत में सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट, साक्षरता दर ये केरल की ही है। फिर आपसे पूछ रहे हैं हाल ही में जारी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर क्या है? तो आंसर होगा 8.2%। तो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार वित्त वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में भारत की GDP में 8.2% की वृद्धि देखी गई है। जबकि इससे पिछले की बात करते हैं यानी कि वित्त वर्ष 2022-23 में जो भारतीय GDP की ग्रोथ रेट थी वो मात्र 7% रही थी। और इसमें यह भी बताया गया कि 1960-61 के बाद ये नवी बार है जब भारत की GDP एक वित्तीय वर्ष में 8% या उससे अधिक रही हो। ये इसके डेटा के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा, अगर पूछे ये राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन भारत सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो आंसर होगा केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय यानी कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंतर्गत। और इसके मंत्री कौन है? वैसे इसके मंत्री हैं राव इंद्रजीत सिंह। तो ध्यान रखना ये कितना है? 8.2%। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में जारी डेटा के अनुसार भारत को 2023-24 में किस देश से सबसे ज्यादा FDI प्राप्त हुआ है? आंसर होगा सिंगापुर। FDI मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब कोई विदेशी नागरिक या कोई विदेशी संस्था, कोई कंपनी भारत में अगर इन्वेस्ट कर रही है तो उस इन्वेस्टमेंट को क्या कहेंगे? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो अभी सरकार ने जो डेटा जारी किया है उसके अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में भारत में सबसे ज्यादा FDI किस देश से आया है? तो आंसर होगा सिंगापुर। लेकिन इस बार इस डेटा में, इस रिपोर्ट में यह भी बताया कि इस बार FDI में गिरावट देखी गई है। टोटल गिरावट की अगर बात करेंगे तो 3.5% की गिरावट देखी गई है। वहीं सिंगापुर से जो FDI आया है ना उसमें भी गिरावट आई है। और कितनी गिरावट आई है? 31.55% की गिरावट आई है। वहां से आया कितना है? अगर रुपयों में संख्या में बात करोगे तो $11.77 बिलियन FDI सिंगापुर से आया है। और इसके साथ भी ये
टॉप पर है। बाकी जितने भी देशों से आया है उनमें से सबसे ज्यादा यहीं से आया है। गिर गया है लेकिन फिर भी टॉप पर बना हुआ है। वैसे भारत में टोटल एफडीआई आया कितना, 44.42 बिलियन डॉलर, जिसमें से 11.77 बिलियन डॉलर सिंगापुर से है। तो सबसे ज्यादा सिंगापुर से, फिर मॉरिशस, फिर अमेरिका। और आप देख भी रहे होंगे, अगर एक आध साल से आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो तो हर बार एफडीआई सिंगापुर से ही सबसे ज्यादा आता है। आपने सुना होगा, देखा होगा। और ये बात चली आ रही है 2018-19 से, मतलब भारत में 2018-19 से सबसे ज्यादा एफडीआई यहीं से आ रहा है, सिंगापुर से। और आपको 2-3 पॉइंट्स में आपको याद दिला दूं कि सरकार ने स्पेस सेक्टर में, डिफेंस सेक्टर में और टेलीकॉम सेक्टर में 100% एफडीआई की मंजूरी दे दी है। तो यहीं से एक करंट अफेयर्स का प्यारा सा प्रश्न बनता है कि स्वीडन की एक कंपनी है साब, उसका नाम है साब, और भारत में डिफेंस सेक्टर में 100% एफडीआई को मंजूरी देने वाली ये पहली कंपनी बनी थी। तो बड़ा अच्छा प्रश्न बन सकता है, ध्यान रखना इसको। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किस देश की अदालत ने गोल्डन राइस और बीटी बैंगन के व्यावसायिक उत्पादन पर रोक लगाई है? तो आंसर होगा फिलीपींस। तो अभी फिलीपींस की एक अदालत ने अभी हाल ही में आनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस और बीटी बैंगन के व्यावसायिक उत्पादन पर रोक लगा दी है। पहले गोल्डन राइस की बात करते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें चावल में विटामिन ए ऐड कर दिया जाता है। विटामिन ए यानी कि बीटा कैरोटीन, और इसी के कारण इसका रंग येलोइश कलर का होता है, तो इसको गोल्डन राइस बोलते हैं। तो जिन बच्चों में विटामिन ए की कमी होती है उनके लिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और आपको ये भी बता दूं कि इस गोल्डन राइस की व्यावसायिक उत्पादन की मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश ये फिलीपींस से बना था। ये बात है 2021 की। और अब आप सोचोगे मना क्यों कर रहा है? तो इसकी अदालत ने कहा कि आगे लंबे समय में जाकर के भविष्य में बच्चों पे इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है, इसीलिए उन्होंने मना कर दिया। एक तो ये गोल्डन राइस और एक ये बीटी बैंगन। अब ये बीटी बैंगन तो आपने कई बार सुना होगा, ये एक आनुवांशिक संशोधित फसल है। बीटी को बैसिलस थूरियनजेनिसस नाम के एक मृदा जीवाणु से प्राप्त किया जाता है। और बीटी बैंगन और बीटी कपास, ये दोनों में इसी विधि का, इसी प्रोसेस का प्रयोग होता है। और इस फसल की खास बात क्या होती है कि इससे फसलों को कीटों पतंगों से बचाया जा सकता है। वो इसको खराब नहीं करते इन फसलों को, क्योंकि वो अगर इस फसल को खाएंगे तो खुद ही मर जाएंगे। देखो, फिलीपींस की बात करते हैं तो इसकी कैपिटल होती है मनीला। आप जानते हो मनीला में किसका हेडक्वार्टर है? एशियन डेवलपमेंट बैंक का। और वैसे अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र भी आपको फिलीपींस में मिलेगा, जबकि राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र आपको कटक उड़ीसा में मिलेगा। करेंसी यहाँ की फिलीपीन पीसो है। और फिलीपीन से क्या याद आ रहा है? अरे, हमारी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल हमने सबसे पहले किस देश को बेची है? फिलीपींस को ही बेची है।